दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष लोधी आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोतों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऊर्जा होती क्या है। यहाँ पे 2 पॉइंट है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द टोटल पावर ड्राइव फ्रॉम अवर नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ इसके गुजराती में भी ट्रांसलेशन लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा एक कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं और हम ऊर्जा को अलग अलग प्राकृतिक तत्व से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, द एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। मतलब जो ऊर्जा रहती है वो कई फॉर्म्स में रहती है, जैसे सौर ऊर्जा है और अलग अलग ऊर्जा है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। मतलब हम इस ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर में जनरली पंखा इस्तेमाल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो उसमें मोटर के थ्रू वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊर्जा को। आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखा है, एनर्जी इज मेनली ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द सन, ओशन, फॉसिल फ्यूल्स, विंड एक्सेट्रा। मतलब जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जनरली प्राकृतिक तत्वों से हम लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ओशियन, फॉसिल फ्यूल्स मतलब हम डीजल, पेट्रोल, कोल जो रहता है उससे भी हम ऊर्जा निकालते हैं। एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी कंज्यूम फॉर आवर डेली नीड्स। और हम जो ऊर्जा निकालते हैं इन प्राकृतिक तत्वों से उसको हम जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में बना लेते हैं, जिसको हम हमारे जो रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल लेते हैं। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी रूप में कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक रॉड की वजह से हम उसको हीट एनर्जी में कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और मैकेनिकल में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह हम कुछ में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए हम जनरली उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बढ़े तो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो 2 तरीके से डिफाइन है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब है जो रिन्यू हो सके, मतलब फिर से उत्पन्न हो सके। जैसे सौर ऊर्जा, हम उसको कितना ही इस्तेमाल कर लें बट सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होने वाली। वहीं अगर हम जो ऊर्जा कोल या पेट्रोल से बना रहे हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कभी न कभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कभी न कभी कोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोल और पेट्रोल जो है ना वो हमारी धरती पर लिमिटेड है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल होगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, एनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट गेट डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। मतलब कोई सा भी ऊर्जा का स्रोत जो खत्म ना हो उसको हम अच्छा ऊर्जा का स्रोत मान सकते हैं और उसी को हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। यहाँ पे रिन्यूएबल में हमारी सौर ऊर्जा आ जाती है और नॉन रिन्यूएबल में हमारा कोल, पेट्रोल, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैसेस ये सब आ जाते हैं। ये सब हम आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़े तो अब हमारा टॉपिक आता है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसका मतलब हम किस ऊर्जा से डेली नीड्स है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। तो जनरली हम अभी मेनली फॉसिल फ्यूल्स और थर्मल एनर्जी को हम इस्तेमाल में लेते हैं, जिससे हम मेनली हमारे सारी ऊर्जा जितनी पन कर पा रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, ये आप गुजरात में भी पढ़ सकते हैं। और जनरली हम हाइड्रो पावर प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं ना उन दोनों को यूज लेते हैं जनरली हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि बहुत साल पहले यहाँ पे डायनासोर्स रहते थे। जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो वो डायनासोर धरती के नीचे दब गए। जब दब गए तो बहुत सालों तक, हजारों साल, 2000 साल तक जब वो दबे रहे और उनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर रहा, अकेले डायनासोर ही नहीं, जो पेड़ पौधे जो अलग चीजें थी ये सब चीजें जब दब गई और उनके ऊपर प्रेशर रहा तो वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। जिसे हम अभी कच्चा तेल निकालते हैं तो वो उसी जगह निकलता है जहाँ पे इन सब चीजों की मात्रा कुछ ज्यादा थी, दबी हुई डायनासोर या दबे हुए फॉरेस्ट वगैरह होंगे पहले। तो वहीं से हम ये कच्चा तेल निकालते हैं जिसे हम रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाते हैं और उसे हम जला के हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और उसी तरीके से कोल भी निकलता है वहीं से, तो वही हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। जब सेकंड पॉइंट है, वी रिलाई हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर वर्क। इसका मतलब है
कि हम हमारी इस रोज़मर्रा की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड हो चुके हैं। जैसे हमारी गाड़ियाँ जो है वो हमेशा तेल पे चलती हैं। अगर तेल ना हो और अगर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाए तो वो तो चलना ही बंद हो जाएगी। इसलिए अब हमको हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे से हटानी होगी। अब हमको किसी अल्टरनेटिव वेज पे जाना होगा। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल देख रहे हैं, जो कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ रहती हैं, वो आ रही हैं नई-नई मार्केट में, जिससे हम हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो घटा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, fossil fuels are non-renewable sources of energy as they have limited access, hence finding alternative source is essentially for avoid the energy crisis। तो आप गुजराती में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में जो पढ़ा है उसको मैं हिंदी में समझ के बताता हूँ। तो उसका मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स कभी ना कभी तो ख़त्म होने ही है, और जब ख़त्म होने ही है तो हमें उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छे से चल सके। तो यही थर्ड पॉइंट कहता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने में? तो फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं तब उससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है, जो हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फॉसिल फ्यूल्स आल्सो प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट ड्यू टू कंबशन विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन। मतलब जब फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ये पावर प्लांट है जिसमें ये काफ़ी सारा धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है तो मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, burning coal and petroleum produce harmful oxide of carbon, nitrogen and sulfur which pollute the air leading the acid rain and greenhouse effect। मतलब जब हम कोल और पेट्रोलियम को जब जलाते हैं तो उससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उसमें जो ऑक्साइड्स रहते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के, जो कि बहुत हार्मफुल रहते हैं हमारे वातावरण के लिए, जिससे एसिड रेन, अम्ल वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जो कि बहुत बेकार है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। अब थर्ड पॉइंट है, गैसेस इमिटेड बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो गैसेस निकलती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, वो जो है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसका मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पावर प्लांट क्या होता है। पावर प्लांट वो जगह होती है जहाँ पे हम पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी भी सोर्स से। जैसे हमने यहाँ पे सोर्स पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स और कोल, पेट्रोलियम, हम किसी भी चीज़ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, thermal power plants use steams produced by fossil fuels, mainly coal, to move the turbine to generate electricity। मतलब थर्मल पावर प्लांट में जनरली हम भाप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहाँ से बनती है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से बनती है। उसको जो स्टीम रहती है, भाप रहती है, उसको हम टरबाइन पे डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, बट आप यहाँ पे रफली थोड़ा समझ लीजिए कि थर्मल पावर प्लांट से हम वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है, द बर्निंग ऑफ कोल हीट्स द वाटर एंड फॉर्म स्टीम दैट इज यूज्ड टू रन द टरबाइन। मतलब जो कोल रहता है, कोयला रहता है, वो हम काय में इस्तेमाल करते हैं, पानी को भाप बनाने में, और जो भाप रहती है उसको हम टरबाइन पे डालते हैं जिससे हमारी टरबाइन घूमे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यूजुअली थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स एंड ऑयल फील्ड्स एज इट इज इजियर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी देन ट्रांसपोर्ट कोल। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें हमें कोयले की जरूरत पड़ती है, वो जनरली कोयले की खदानों के आसपास बनाए जाते हैं, जिससे हम कोयले को आसानी से कैप्चर कर सकें और हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकें। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा आसान पड़ता है कोयले से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को तारों से ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट कोयले को हमें ट्रक या फिर किसी भी व्हीकल से ले जाने पड़ेगा। अब हम पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी को समझ लेते हैं, मतलब हम ऊर्जा किस किस स्रोतों से बना सकते हैं। एक तो हम शायद पढ़ ही चुके हैं, जिसका नाम है थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पे सेकंड है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है फ्यूल्स, मतलब फ्यूल्स की मदद से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि जो हमारे डैम्स रहते हैं, डैम्स तो आप शायद जानते होंगे, जिसमें हम नदी के ऊपर बना देते हैं जिससे हम नदी का पानी रोक सकें और उसको हम एकत्रित कर सकें। जो हम डैम का पानी रहता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम
डैम का पानी लें और उसको टरबाइन टरबाइन एक ऐसी चीज होती है, आप इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ चुके हैं, वो उसी टाइप का रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में मोटर घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे ही टरबाइन रहता है। टरबाइन पे जैसी टरबाइन घूमती है तो वो जनरेटर को घुमाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसे यहाँ पे जैसे हम इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म करेंगे और ये पानी इस पर डालेंगे तो यहाँ पे जो टरबाइन है वो घूमने लगेगी और उसी कारण जनरेटर उसकी शाफ्ट भी घूमने लगेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ देखा होगा एक ट्रांसफार्मर रखा है जिससे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, द फॉलिंग प्लस फ्लोइंग वाटर मूव्स द टर्बाइन विच हेल्प्स टू डायनामो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो जो फ्लो है, मतलब जो बहाव है पानी का, वो टर्बाइन को घुमा रहा है। जो बहाव है पानी का वो टर्बाइन को घुमा रहा है, जिससे वो जो डायनामो है वो घूम रहा है और जो मैकेनिकल एनर्जी है पानी की वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, हाइड्रो पावर प्लांट आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड नियर डैम्स और वाटरफॉल्स। तो हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब पानी। तो जो पानी है वो कहाँ मिलेगा? पानी हमें मिलेगा नदी के ऊपर या डैम्स के ऊपर। तो जो जो हाइड्रो वाटर प्लांट है वो हमेशा नदी के आसपास या डैम्स पे बनाए जाते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोमास। अब ये बायोमास क्या होता है? बायोमास इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स। मतलब बायोमास जो रहता है ना वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, ऊर्जा का स्रोत रहता है, जो कि लिविंग थिंग्स जैसे कि जीव जंतु और पेड़ पौधे जो लिविंग थिंग्स है उनसे बनाया जाता है। फॉर लॉन्ग टाइम वी रिलाई ऑन वुड। मतलब जैसे आपने पहले देखा होगा कि हम पहले लकड़ी चलाते थे हमारे रोजमर्रा के काम के लिए, तो जिससे हमें ऊर्जा मिलती थी और हम हमारा खाना पका लेते थे, वो ही बायोमास है। तो अब आपको समझ में आया हो कि बायोमास होता क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पावर प्लांट का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें हम यहाँ पे वुड है उसको हम जला रहे हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसको हम बॉयलर में उस हीट को दे रहे हैं यहाँ से, और उस बॉयलर से स्टीम बन रही है, जिस स्टीम को हम यहाँ पे टरबाइन पे डाल रहे हैं, जिससे ये टरबाइन घूमती है ऐसे और वो जनरेटर से कनेक्टेड है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है। तो इसी तरीके से हम हमारा पावर प्लांट सिंपल वर्क करता है। ये तो बहुत एक छोटी सी यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आप इसको हायर क्लास में शायद पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी, मतलब पवन ऊर्जा। अब हम हवा की मदद से भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और वो भी एकदम वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। यहाँ पे लिखा है दे हैव ह्यूज ब्लेड्स और फैन अटैच टू वेरी हाई और रिजिड सपोर्ट। मतलब यहाँ पे एक इस टाइप का कुछ रहता है और उसमें ऐसे ह्यूज ब्लेड, बहुत बड़े बड़े ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं, जिससे यहाँ से जैसे ही हवा आती है तो ये ब्लेड्स घूमते हैं, जिससे यहाँ पे करेक्ट रोटर और शाफ्ट से जो जनरेटर कनेक्ट रहता है वो घूमता है। तो जैसे ही जनरेटर घूमता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एक इको फ्रेंडली है, मतलब ये हमारे वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये रिन्यूएबल है, मतलब हवा तो हमेशा चलती रहेगी ना, जिससे हम हमेशा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसके लिए हमेशा जो हवा की गति है वो एकदम मंथम यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए और ना ज्यादा कम होनी चाहिए। नीड लार्ज एरिया फॉर विंड मिल, मतलब इसके लिए हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए रहती है हमें सेटअप करने के लिए। नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें इसके लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए तब हम इसको लगा सकते हैं। और इसका जो आउटपुट रहता है वो बहुत लेस रहता है, मतलब अगर हम इसको बहुत देर तक भी लगाए रहे तो इससे बहुत कम एनर्जी, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फोटो दिए गए हैं मैंने, जिसको पवन चक्की कहते हैं, और ये विंड्समिल रहते हैं जो कि घूमते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी। इसमें जो सूर्य से जो रोशनी आती है वो इन प्लेट्स पे गिरती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है द लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन आर नोन एज सोलर एनर्जी। मतलब जो लाइट और हीट आती है किससे? सूरज से, उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इज नोन एज सोलर सेल। मतलब जो सोलर एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो सोलर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हम रोजमर्रा में विद्युत यूज में लेते हैं वो उसमें कन्वर्ट करें, उसको हम सोलर सेल कहते हैं।
आप सोलर सेल की यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, ये सोलर सेल रहता है। ये आप बड़ी क्लास में समझेंगे ये कैसे काम करते हैं, बस आप अभी समझ लीजिए कि ये सोलर एनर्जी मतलब जो सौर ऊर्जा रहती है उसको सिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अ टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 0.7 वोल्टेज, मतलब एक जो सोलर सेल है वो 0.5 से 0.7 वोल्ट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सेल आर कंबाइंड, मतलब ऐसे खूब सारे सेल ऐसे जोड़ दिए जाते हैं जिससे एक पूरा पैनल बन जाता है और हम एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये इको फ्रेंडली है, मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये रिन्यूएबल है, मतलब जो सूरज से जो रोशनी आ रही है वो तो हमेशा आएगी, तो ये कभी खत्म भी नहीं होता। यूज्ड इन रूरल एरिया, मतलब जो गांव में भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे यहाँ पे पहला, सिलिकॉन सेल्स आर एक्सपेंसिव, मतलब इसमें जो मटेरियल यूज होता है इस सेल को बनाने में वो सिलिकॉन यूज होता है, जो कि काफी महंगा आता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये इसका एक डीमेरिट्स है। सोलर रेडिएशन आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर अर्थ सर्फेस, मतलब कहीं पे धूप ज्यादा आती है, कहीं पे धूप कम आती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बट ये रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली है, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए।